क्लास 10th का चौथा चैप्टर है, यानी हिंदी का चौथा चैप्टर है नाखून क्यों बढ़ते हैं। और इस चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा आप लोगों को बताएंगे। इसलिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बिना समय गवाए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है। नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है, यानी कि इस कहानी का लेखक कौन है। पहले तो दोस्तों नाखून क्यों बढ़ते हैं एक निबंध है। क्या है? निबंध है, ललित निबंध है। और इस निबंध के निबंधकार कौन है आप लोगों को बताना है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इस निबंध के निबंधकार है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नाखून क्यों बढ़ते हैं कहानी के यानी निबंध के निबंधकार कौन है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। ठीक है, चलिए आइए फिर अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है। द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है। नाखून को, चोर को, डाकू को, बदमाश को। तो द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी नाखून को कहा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है, नाखून को कहा है। क्योंकि समझिए, अपराधी जब अपराध करता है तो उसे सज़ा मिलती है, लेकिन सज़ा मिलने के बाद फिर भी अपराध करता है तो उसे निर्लज अपराधी कहा जाता है। उसी प्रकार नाखून जो है दोस्तों, ये बढ़ता है तो इसे हम काटते हैं, ये फिर भी बढ़ जाता है, इसलिए इसको निर्लज अपराधी कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कामसूत्र किसकी रचना है। कामसूत्र किसकी रचना है दोस्तों, ये वात्स्यायन जी की रचना है। और कामसूत्र एक पुस्तक है और इसी पुस्तक में नाखून का इतिहास मिलता है। कामसूत्र एक पुस्तक है जो कि वात्स्यायन जी के द्वारा लिखित है और कामसूत्र पुस्तक में ही नाखून का इतिहास मिलता है। समझ में आ गया, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, वात्स्यायन की। कामसूत्र किसकी रचना है, वात्स्यायन जी की है। चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सिक्तक का अर्थ होता है। तो सिक्तक का अर्थ क्या होता है, साबुन, मुहावर, दर्पण, मोम। सिक्तक का अर्थ होता है दोस्तों मोम होता है। क्या होता है, मोम होता है, याद रखना है। सिक्तक का अर्थ क्या होता है, मोम होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मोम। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, महाभारत क्या है। बहुत ही इजी प्रश्न आपके सामने। महाभारत क्या है, उपन्यास है, कहानी है, शास्त्र है, पुराण है। तो ये तो पता होगा दोस्तों, महाभारत क्या है, पुराण है। क्या है, पुराण है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे। गौड़ देश के, केकई देश के, वाहिक देश के, गांधार देश के। तो गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नाखून को पसंद करते थे। नख मतलब क्या होता है, नाखून। तो किस देश के लोग बड़े बड़े नाखून को पसंद करते थे, गौड़ देश के लोग बड़ा बड़ा नाखून रखना बहुत ही पसंद करते थे, यानी उस देश का फैशन ही था लगता है ना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नख को पसंद करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रश्न है, कौन छोटे नखों को पसंद करते थे। बड़े नखों को पसंद करने वाला कौन था, गौड़ देश है ना। और अब छोटे छोटे नखों को पसंद कौन करते थे, तो दाक्षिणात्य ये छोटे नखों को पसंद करते थे। नाखून मतलब नई के बराबर रखना पसंद करते थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था, 1905 में, 1907 में, 1909 में, 1911 में। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ था दोस्तों 1907 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 1907। चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था। 1907 में हुआ था, अभी हमने बताया। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 में हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। 1907 में हुआ, बलिया उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों।
नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है, आप लोगों को बताना है। तो बंदरियां मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है। क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि मनुष्य का बच्चा जब मर जाता है तो उसे जला या तो दफना दिया जाता है, लेकिन बंदरियां अपने मरे हुए बच्चों को गोद में रखती है, और जब जब तक उससे दुर्गंध नहीं निकलता उसे गोद में ही रखती है। जब दुर्गंध निकल जाता है तो उसे अपने अपने बच्चों को वह फेंक देती है। लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं करता। मनुष्य का बच्चा मरता है तो उसे दफना दिया जाता है या जला दिया जाता है, लेकिन बंदरियां मरने के बावजूद भी उसे गोद में दबाए रखती है। इसीलिए मनुष्य का आदर्श बंदरियां नहीं बन सकती। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, देवताओं का राजा किसे संबोधित किया जाता है? तो इंद्र को संबोधित किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। देवताओं का राजा इंद्र है। आप लोगों को भी पता होगा देवताओं का राजा इंद्र। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, नख किसका प्रतीक है, यानी किसका निशानी है दोस्तों? तो पशुता का निशानी है। नख किसका निशानी है? पशुता का निशानी है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो किसका संपादन है? तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा संपादन किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो किसका संपादन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का संपादन है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को कौन सा उपाधि मिला था? इसे ज्योतिषाचार्य उपाधि मिला था। और किस विश्वविद्यालय से? तो काशी विश्वविद्यालय से इसको ज्योतिषाचार्य उपाधि मिला था। इसको सम्मानित किया गया था, ज्योतिषाचार्य उपाधि दे करके इसे सम्मानित किया गया था। इसे पद्म भूषण की भी उपाधि मिला था दोस्तों। हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को पद्म भूषण की भी उपाधि दी गई थी, सम्मानित किया गया था उन्हें। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को कौन सा उपाधि मिला था? ज्योतिषाचार्य। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, देखिए दोस्तों यहाँ क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को पद्म भूषण की उपाधि कब मिला था बताना है। तो 1957 में इसे पद्म भूषण की उपाधि दे करके सम्मानित किया गया था। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा ये। और इन्हें काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ज्योतिषाचार्य की उपाधि मिला था। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अशोक के फूल किसकी रचना है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन है,